Hello and welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. I am Dr. Daman Benipal, presenting you all daily editorial analysis covering 25th April 2022. इस वीडियो लेक्चर में हम आज के न्यूज़पेपर्स में इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल्स जो आए हैं उन्हें डिस्कस करेंगे. So let's begin with it. So let's begin with our first article today. It is related to Olga Tellez judgment. We will see how this judgment is relevant to the anti-encroachment drive in Jahangirpuri. So इससे पहले कि हम देखें that what is this Olga Tellez judgment, सबसे पहले जहांगीरपुरी का जो ये एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव केस है अब तक इसके डेवलपमेंट्स देख लेते हैं. तो 37 ईयर्स पहले कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने एक जजमेंट दी थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था दैट पेवमेंट ड्वेलर्स दे आर डिफरेंट फ्रॉम द ट्रेसपासर्स. सो दिस स्टेटमेंट, दिस जजमेंट विच इज सेइंग दैट pavement dwellers they are different from the trespasser, this may be game changer in this Jahangirpuri case. Along with this, Supreme Court also ruled that the pavement dwellers they live on filthy footpaths out of sheer helplessness, not with the object of offending or insulting or annoying anyone. They live and they earn on footpath because they have small jobs to nurse in the city and there is nowhere else to live. So now let's see that what is the Olga Tellez judgment जिसके ऊपर आज न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल आया है. So this is the judgment, Olga Tellez versus Bombay Municipal Corporation in 1985. So in this judgment, court held that the pavement dwellers they do occupy public spaces unauthorized. However, court also maintained that they should be given a chance to be heard and there should be a reasonable opportunity to depart before force is used to expel them. And यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने clearly state किया था that if the eviction is happening using unreasonable force without giving them a chance to explain, then that entire move is unconstitutional. Pavement dwellers के पास भी they also have the right to life and dignity. And right to life में right to livelihood include होता है. They earn a mere livelihood by living and working on footpath. India is a welfare state and हमारी जो authorities हैं उनको इस तरह powers नहीं use करनी चाहिए. They should not use the powers of eviction as a mean to deprive the pavement dwellers out of their livelihoods. तो basically ये ओल्गा टेलिस जजमेंट के लिए हुआ क्या था. तो 1981 में महाराष्ट्र के अंदर और जो बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र एंड बीएमसी, दे डिसाइडेड कि जो पेवमेंट और जो स्लम डिवेलर्स हैं बॉम्बे सिटी में उनको इविक्ट किया जाए एंड दे शुड बी डिपोर्टेड टू देयर रिस्पेक्टिव प्लेसेस ऑफ ओरिजिन, प्लेसेस विच आर आउटसाइड बॉम्बे. एंड इसे लेकर कुछ डिमोलिशंस की भी गई थी. And before this case was brought to the Bombay High Court by the pavement dwellers and the residents of slums across the city, some NGOs and some journalists. And इस पूरे केस में जो मेन क्वेश्चन जो यहाँ पे डिस्कस हुआ था वो यही था कि जो पेवमेंट ड्वेलर्स की जो इविक्शन की गई है, वी आर बेसिकली डिप्राइविंग देम आउट ऑफ देयर लाइवलीहुड विच इज़ गारंटीड अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. एंड हमारा आर्टिकल ये हमें कहता है दैट नो पर्सन शेल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर विच इज़ एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ. एंड इस पूरे केस के अंदर जो बड़ी चीज़ जो क्वेश्चन ये उठा था कि ये जो एनक्रोचमेंट की गई है क्या ये बिना किसी प्रायर नोटिस के की गई है. तो अगर ऐसा हुआ है देन दीज एनक्रोचमेंट्स आर आर्बिट्ररी एंड दे आर अनरीजनेबल. तो इस पूरी जजमेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा कि अगर हम पेवमेंट ड्वेलर्स की बात करें सो इट इज़ देयर लाइफ, इफ़ वी टॉक अबाउट द राइट टू लाइफ ऑफ द पेवमेंट ड्वेलर्स, दिस वाज एट द स्टेक ओवर हियर. साथ ही में यहाँ पे राइट टू लाइवलीहुड की बात हो रही है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है व्हेन वी टॉक अबाउट राइट टू लाइफ. एंड अगर राइट टू लाइवलीहुड को राइट टू लाइफ का पार्ट नहीं कंसिडर किया जाएगा तब तो ईजीएस्ट वे है कि किसी भी पर्सन को उनके राइट टू लाइफ से डिप्राइव कर दिया जाए. सो डिप्राइव हिम और हर फ्रॉम देयर मीन्स ऑफ लाइवलीहुड
to the point of abrogation. एंड यहाँ से एक और चीज़ निकल के आई है कि अगर हमारे पास पहली बात जो स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़ हैं, अगर उनको एनक्रोचमेंट्स को रिमूव करना है सो दे कैन नॉट डू दिस विदाउट प्रायर नोटिस. अगर बिना किसी नोटिस के किया जा रहा है तो ऐसे ही एनक्रोचमेंट दीज आर आर्बिट्ररी. एंड यहाँ पे इवन जो एविक्शन का प्रोसीजर है उसे इस तरीके से बनाया जाए दैट इट शुड बी इन द फेवर ऑफ it should follow the natural principles of justice, like let's give other side an opportunity to be heard. And then finally इस judgment ने में कोर्ट ने ये भी ऑब्जर्व किया that the authorities they were treating the pavement dwellers as mere trespassers. The pavement dwellers they managed to find their habitat in places which are mostly filthy and they are marshy. एंड देयरफॉर सुप्रीम कोर्ट ने इवन पेवमेंट ड्वेलर्स को क्योंकि ट्रेसपासर्स के जैसे कंसिडर किया, तो ट्रेसपासर्स दे शुड बी आस्क्ड, दे शुड बी गिवन अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू डिपार्ट बिफोर द फोर्स इज यूज्ड टू एक्सपेल देम. मूविंग अहेड, आवर नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट अरुणाचल आसाम बॉर्डर डिस्प्यूट. तो इस पूरे आर्टिकल में सबसे पहले हम स्टोरी समझेंगे, बैकग्राउंड स्टोरी देखेंगे, हिस्ट्री देखेंगे कि इन दोनों स्टेट्स की आपस में क्या रही है. ये जो बाउंड्री इशू है दोनों ही स्टेट्स में, असम और अरुणाचल का, इसका पूरा बैकग्राउंड समझेंगे एंड हाउ कैन दिस एंटायर डिस्प्यूट कैन बी सेटल्ड. इस पूरे डिस्प्यूट को लेकर लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर और आसाम के चीफ मिनिस्टर दे हैव डिसाइडेड टू फॉर्म डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटीज़ फॉर सेटलिंग देयर इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट. नाउ असम और अरुणाचल के बीच में ये जो डिस्प्यूट है दिस स्टार्टेड विद 1951 रिपोर्ट. इस रिपोर्ट के तहत कुछ एरिया अराउंड 3648 स्क्वायर किलोमीटर एरिया विच वाज द प्लेन एरिया ऑफ बालीपारा एंड सादिया फुट हिल्स, इसको ट्रांसफ़र किया गया टू दरांग एंड लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ आसाम. नाउ दिस इज़ द मेन बोन ऑफ कंटेंशन. अरुणाचल प्रदेश क्लेम्स दैट कि ये जो ट्रांसफ़र किया गया था दिस वाज डन विदाउट कंसल्टिंग द ट्राइब्स जिनका कस्टमरी राइट है उनके लैंड के ऊपर. एंड आसाम इज़ नाउ, यही मेन डिस्प्यूट है. आसाम इज सेइंग कि 1951 की रिपोर्ट में इस एरिया को ट्रांसफ़र कर दिया था. अरुणाचल इज सेइंग कि ये जो ट्रांसफ़र है ये बिना वहाँ के जो ट्राइब्स हैं उन्हें कंसल्ट किए किया गया है. देन द टू स्टेट्स डिसाइडेड टू फॉर्म 12 कमिटीज़ जिसके अंदर वो सभी डिस्ट्रिक्ट्स जो कि शेयर होने वाली थी विद द बाउंड्री उन सबको इन्वॉल्व किया गया ताकि एक सोल्यूशन यहाँ पे निकल के आ सके. ना ये पूरा का पूरा रीजन काफ़ी न्यूज़ में है. अभी लेस देन अ मंथ ही हुआ है यूनियन गवर्नमेंट ने आसाम और मेघालय का जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसे पार्शियली सॉल्व किया है और उसका जो एग्रीमेंट था उसे अप्रूवल मिला है. एंड नाउ अरुणाचल एंड आसाम हैव आल्सो डिसाइडेड टू फॉर्म दिस डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी जिससे कि उनका जो इंटरस्टेट बाउंड्री डिस्प्यूट है वो भी सेटल डाउन हो सके. तो सबसे पहले समझते हैं दैट व्हाई डज अरुणाचल प्रदेश हैव अ बाउंड्री डिस्प्यूट विद आसाम. आसाम हैड बाउंड्री डिस्प्यूट्स विद ऑल द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स. जितनी भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आसाम से कार्व आउट हुई हैं उन सबके साथ ही आसाम का जो बाउंड्री डिस्प्यूट है वो चल रहा है. नाउ नागालैंड की बात करें, नागालैंड जो स्टेट बना है 1963 में बना है. मेघालय को पहले ऑटोनॉमस स्टेट बनाया गया 1970 में और फिर 1972 में मेघालय को फुल फ्लैश स्टेट का दर्जा दिया गया. अरुणाचल प्रदेश और मिज़ोरम को भी आसाम से सेपरेट किया गया. पहले इनको यूटीज़ बनाया गया 1972 में एंड देन दे वर मेड स्टेट्स इन 1987. नाउ ये जो न्यू स्टेट्स बनी हैं दे एक्सेप्टेड जो कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्री दी गई थी, ये नई स्टेट्स ने किसी ने भी उस कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज को एक्सेप्ट नहीं किया. एंड दे सेड दैट दे वाज डिक्टेटेड बाय द पार्टिसन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अनडिवाइडेड आसाम विदाउट कंसल्टिंग द ट्राइबल स्टेक होल्डर्स. देयरफॉर मोस्टली जितनी भी स्टेट्स कार्व आउट की गई उन सभी ने कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज को पूरे तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया. एंड दे ऑल्सो क्लेम्ड कि जो डिस्प्यूटेड जो एरियाज़ हैं दिस वो ट्रेडिशनली अंडर द कंट्रोल ऑफ ट्राइबल चीफ्स बिफोर आसाम. तो वहाँ पे ट्राइब्स जो हैं उनका होल्ड बड़ा है. पोस्ट इंडियाज़ इंडिपेंडेंस एक इमेजिनरी बाउंड्री बना दी गई विच वॉज ड्रॉन बाय द ब्रिटिश रूल एंड जिसके अंदर जो ट्राइबल्स हैं उनका
वहाँ पे जो स्टेक है उसे रिस्पेक्ट नहीं दिया गया। हाउएवर, अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें, अरुणाचल और असम के डिस्प्यूट की बात करें, तो यहाँ पे मेन जो 1951 की जो रिपोर्ट थी, जिसे प्रिपेयर किया गया था बाय आसाम्स फर्स्ट चीफ मिनिस्टर गोपीनाथ बोरदोलोई, ये उस रिपोर्ट के रिस्पेक्ट में है। आसाम और अरुणाचल प्रदेश का जो डिस्प्यूट है वो कुछ 804 किलोमीटर बाउंड्री के अराउंड है। डिस्प्यूट्स मेनली 1970s में क्रॉप अप हुए थे। 90s आते आते they flared up into frequent flare ups as well. लेकिन ये जो पूरा इशू है दिस गोज बैक टू 1873, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक इनर लाइन रेगुलेशन लेकर वो आए जिसने वेगली प्लेन्स और जो फ्रंटियर हिल्स हैं इनको सेपरेट किया, जिसके बाद जो हमारी फ्रंटियर हिल्स थी उनको डेजिग्नेट किया गया एज नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक्ट्स इन 1917, और यही एरिया वापस आगे चल के बनता है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी इन 1954. And after this, 3 years after this notification, based on the 1951 report, we talked about the transfer of the plain areas of Balipara and the Sadia foothills to the Darang and Lakhimpur districts of Assam. अरुणाचल प्रदेश अपनी स्टेटहुड शिप को ग्रैंड स्केल पे सेलिब्रेट कर रहा था with an eye on China since 1987, but what have been causing resentment is the inability of the people living in the transferred patches to join in celebration. अरुणाचल प्रदेश के जो लीडर्स हैं वो क्लेम करते हैं कि जो ट्रांसफ़र एरिया किया गया है वो आर्बिटरी था, ट्राइब्स को कंसल्ट किए बिना किया गया है, ट्राइब्स का वहाँ पे कस्टमरी राइट है उन लैंड के ऊपर, वेयर एज आसाम की साइड पे कहा जाता है कि जो 1951 की जो डिमार्केशन की गई है ये कॉन्स्टिट्यूशनल है और ये लीगल है. सो दिस इज़ द डिफरेंस, दिस इज़ द मेन बोन ऑफ कंटेंशन. तो क्या इससे पहले इन स्टेट्स ने अपने बाउंड्री डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने की कोशिश की? द आंसर इज़ येस. काफ़ी एफर्ट्स किए गए बिटवीन आसाम एंड नेफा, द नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी जिसे हम अरुणाचल प्रदेश कहते हैं. 1971 से लेकर 1974 तक a lot of efforts were done, but all these they end into stalemate. Even एक हाई पावर ट्राईपार्टीट कमेटी भी बनाई गई जिसमें सेंटर को इन्वॉल्व किया गया along with these two states in 1979, and this entire committee was made to delineate the boundary based on Survey of India's map. And about 489 kilometer of the interstate boundary in the north of Brahmaputra river, it was demarcated by 1984. लेकिन अरुणाचल प्रदेश ने इन recommendations को accept नहीं किया and they stick to the same claim of the area which was transferred in 1951. आसाम ने इसे object किया and they approached the Supreme Court accusing that Arunachal Pradesh is making encroachment. And उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक लोकल बाउंड्री कमीशन बनाया इन 2006. सितंबर में 2014 में एक रिपोर्ट आती है और इस कमीशन ने ये रिकमेंड किया दैट द अरुणाचल प्रदेश शुड गेट बैक सम ऑफ दीज एरियाज विच वर ट्रांसफर्ड इन 1951. एंड दोनों ही स्टेट्स को ये एडवाइस किया गया दैट दे शुड एंड दिस डिस्प्यूट, दे शुड फाइंड अ मिडिल पाथ, बट दिस डिड नॉट वर्क आउट. सो व्हाट आर द चांसेस कि इस टाइम दोनों स्टेट्स के बीच में सोल्यूशन निकल के आएगा? तो आंसर इज़ आसाम मेघालय बाउंड्री एग्रीमेंट. ना जब से आसाम मेघालय बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ है इससे आसाम अरुणाचल बाउंड्री डिस्प्यूट की जो होप्स हैं वो रेज हो चुकी हैं, स्पेशली बिकॉज नाउ सेंटर इज़ एजिंग इनटू द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स to end the territorial issues once and for all by August 15, 2022, जब इंडिया 75 years of celebration of independence celebrate कर रहा है. However, this general belief कि ये जो region है, sister states जो हैं, they will they're gonna fast track the resolution. Also by following the model that was adopted to resolve the border dispute between Assam and Meghalaya, अरुणाचल हैव एग्रीड टू फॉर्म द डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटीज़ जिससे कि जॉइंट सर्वेस किए जाएंगे, जो डिस्प्यूटेड सेक्टर्स हैं उसको लेकर टेंजिबल सॉल्यूशंस निकाले जाएंगे
और जो लॉन्ग पेंडिंग इश्यूज हैं बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव्स, एथनिसिटी, पीपल्स विल, एडमिनिस्ट्रेशन, इन सबको यहाँ पे सॉल्व किया जाएगा. Moving ahead, our next news article is related to Europe's proposed Digital Services Act. Well, this Digital Service Act, this basically seek to end the era of self-regulation by the tech companies and to give some practical effect to the principle that what is illegal offline should be illegal online. So recently, European Parliament and European Union member states they announced that कि वो एक political agreement पे पहुंच चुके हैं related to the Digital Services Act. Now ये एक landmark legislation है especially for to force the big internet companies to act against disinformation and illegal and harmful content. And इससे जो इंटरनेट यूज़र्स हैं और उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी जो प्रोटेक्शन है वो काफ़ी अच्छी तरह से हो पाएगी. नाउ ये जो एक्ट है ये अभी तक लॉ नहीं बना है. इट इज़ येट टू बिकम लॉ. इट वाज प्रपोज्ड बाय EU's कमीशन in 2020. As defined by EU's commission, this Digital Services Act, it is a set of common rules on intermediaries, obligations and accountability across the single market. And this will ensure higher protection to all European Union users irrespective of their country. Now इस एक्ट के अंदर यूरोपियन यूनियन की जो डिजिटल मार्केट्स एक्ट है DMA, इसके साथ डिजिटल सर्विसेज एक्ट को साथ में मिलाकर ये वर्क करेंगे. सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ दिस डिजिटल सर्विसेज एक्ट और ये किसके ऊपर अप्लाई होने वाला है. तो DSA की अगर हम बात करें, सो दिस विल टाइटली ऑन रेगुलेट all the intermediaries, especially the large platforms like Google, Facebook, YouTube, and they will उनके जो functions हैं they will come to moderating user content instead of letting platform decide how to deal with abusive and illegal content. Now the Digital Services Act will lay down the specific rules and obligations for these countries to follow. इंटरनेट पे हम जो इलीगल कंटेंट, अब्यूसिव कंटेंट देखते हैं एंड वी सी दैट इन प्लेटफॉर्म्स की अपनी अपनी पॉलिसीज़ हैं. उसकी जगह अब डिजिटल सर्विसेज एक्ट ऑब्लिगेशंस ले डाउन करेगा कि इस तरह के मैटर से कैसे डील करना है. सो अकॉर्डिंग टू यूरोपियन यूनियन, जो डिजिटल सर्विसेज एक्ट है दिस विल अप्लाई टू द लार्ज कैटेगरी ऑफ ऑनलाइन सर्विसेज, जिसमें सिंपल वेबसाइट से लेकर इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज और जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं वो सब यहाँ पे इंक्लूड होंगे. और जो ऑब्लिगेशंस हैं वो डिफ़र करेंगी अकॉर्डिंग टू द साइज एंड रोल ऑफ दीज प्लेटफॉर्म्स. तो ये जो लेजिस्लेशन है इसके अंदर वो सभी प्लेटफॉर्म्स इंक्लूड होंगे जैसे कि जो इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड कर रहे हैं, डोमेन नेम रजिस्ट्रार्स, होस्टिंग सर्विसेज, क्लाउड कंप्यूटिंग, वेब होस्टिंग सर्विसेज, ये सब तो इंक्लूड होंगे ही. लेकिन इसी के साथ साथ जो लार्ज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं और जो वेरी लार्ज ऑनलाइन सर्च इंजन्स हैं दे विल बी फेसिंग मोर स्ट्रिंजेंट रिक्वायरमेंट्स. तो ऐसी कोई भी सर्विस जिसके मोर देन 45 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स होंगे यूरोपियन यूनियन में, these services will fall under this category. And under this under 45 million active monthly users in European Union, they will be exempted from the certain new obligations. तो जिनके 45 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स से ज़्यादा यूजर्स होंगे उनके ऊपर वो DSA के अंडर फॉल करेंगे. जिनके अंडर 45 मिलियन रहेंगे they will be exempted from these new obligations. तो जैसे ही डिजिटल सर्विसेज एक्ट एक लॉ बनेगा, हर एक यूरोपियन यूनियन के जो मेंबर स्टेट हैं उनका अपना अपना प्राइमरी रोल होगा टू एनफोर्स दीज. अलॉन्ग विद दिस एक न्यू यूरोपियन बोर्ड फॉर डिजिटल सर्विसेज भी बनाया जाएगा. एंड ये जो न्यू रूल्स आने वाले हैं देयर इज़ अ वेरी वाइड रेंज ऑफ प्रपोजल्स एंड इसके अंदर ये मेक श्योर किया जाएगा कि कोई भी ऐसी प्रैक्टिस जिसका नेगेटिव सोशल इम्पैक्ट है which is followed by the internet giants, they should be minimized or should be removed. Online platforms or intermediaries like Facebook, Google, YouTube, they will now have to add new procedures for faster removal of the content which is illegal or harmful.
and this may vary according to the law of each and every member of European Union. इसके अलावा इन प्लेटफॉर्म्स को अपनी जो पॉलिसी है उसे क्लियरली एक्सप्लेन करना होगा ऑन टेकिंग डाउन द कंटेंट, एंड देन यूजर्स विल बी एबल टू चैलेंज दीज टेक डाउन्स एज वेल. जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको क्लियरली अपना जो मैकेनिज़्म है उसे क्लियर मैकेनिज़्म रखना होगा विच विल हेल्प द यूजर्स टू फ्लैग कंटेंट दैट इज़ इलीगल, एंड देन प्लेटफॉर्म्स विल हैव टू कोऑपरेट विद द ट्रस्टेड फ्लैगर्स एज वेल. तो अल्टीमेटली क्या इसका मतलब ये है कि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं नाउ दे विल बी लाइबल फॉर एनी अनलॉफुल कंटेंट. तो अब इसे क्लैरिफाई किया गया है कि जो भी ये प्लेटफॉर्म्स और जो इंटरमीडियरीज हैं they will be not liable for any unlawful behavior of the users, but they have to maintain a safe harbor in some sense. However, अगर ये platforms aware हैं ऐसे illegal acts के बारे में and they have failed to remove them, then they will be liable for this user behavior. जो small platforms हैं which remove any illegal content they detect, they will not be liable. नाउ इंडिया ने भी अपने IT रूल्स अनाउंस किए थे लास्ट ईयर, जिसके अंदर दे मेड द सोशल मीडिया इंटरमीडिएट्स एंड देयर एग्जीक्यूटिव्स लायबल इफ द कंपनी फेल्स टू कैरी आउट द ड्यू डिलिजेंस. इसी के साथ साथ जो इंडिया के रूल्स हैं उसमें ये भी इंट्रोड्यूस किया गया दैट नाउ दे नीड टू पब्लिश अ मंथली कंप्लायंस रिपोर्ट, जिसके अंदर जो क्लॉज था जिसके थ्रू दे नीड टू ट्रेस द ओरिजिनेटर ऑफ अ मैसेज उसे वहाँ पे इंक्लूड करना होगा. But this provision has been challenged by WhatsApp in the Delhi High Court. So this is all for this video lecture. आज की इस वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही. Thank you so much for watching this video. I will see you all in my next one. Thank you.